लिए 20,000 रुपए जुटाए जाएंगे। इसमें देश का चौमुखी विकास होगा। अध्यक्ष जी, एक समय इस देश में आधारभूत सुविधाएं में कमी होती थी। देश में राष्ट्रीय राजमार्गों की कमी होती है। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एनडीए सरकार में ये यशस्वी कदम उठा। इसके बाद माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस निर्माण में गति दी और माननीय नितिन जी गडकरी के नेतृत्व में आज देश में सीमाओं तक वर्ल्ड क्लास सड़कों का निर्माण हुआ है। एक समय था कि देश में सीमा पर सड़क का निर्माण नहीं था। आज यह सरकार द्वारा यह मानांकन बढ़ा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले 8 वर्षों में राष्ट्रीय महामार्गों की लंबाई में करीब 50% वृद्धि हुई है। अप्रैल 2014 में राज्यमार्ग की लंबाई 91.287 किलोमीटर बढ़कर 2021-22 में 1,40,995 किलोमीटर हो गई। कुल बजटीय करीबन 5.5 गुना वृद्धि हुई है। आज भारतीय राजमार्गों की चर्चा दुनिया भर में हो रही है। ये सिर्फ मोदी जी के नेतृत्व में ये माननीय नितिन जी गडकरी ने करके दिखाया। माननीय अध्यक्ष जी, मोदी जी के नेतृत्व में सरकार द्वारा देश में आज मेट्रो रेल का जाल बिछा रहा है। यह बजट में पिछले बजट की तुलना में अधिक राशि का प्रावधान किया है। माननीय अध्यक्ष जी, एक साथ जब रेल कोच का आयात करते थे, लेकिन आज हम वर्ल्ड क्लास कोचिंग का निर्माण देश में करते हैं। अध्यक्ष जी, मोदी के नेतृत्व में देश अगले 3 साल के दौरान 400 उत्कृष्ट वंदे भारत रेलगाड़ियों का निर्माण देश में करेगी। साथ ही अगले 3 साल के दौरान नई मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक के लिए 100 पीएम गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल विकसित किए जाएगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही साथ मैं मेरे चुनाव क्षेत्र में पुणे से लोनावला तक लोकल सेवा चालू करने के बारे में लगातार यह बात रखता हूँ। केंद्र सरकार द्वारा इसमें जल्दी से जल्दी अगर सहायता देगी तो निश्चित रूप से ये मार्ग भी बनेगा। दूसरा, कर्जत से पनवेल और पनवेल से उरण तक का मार्ग धीमे गति से चल रहा है, तो ये मार्ग पर रेल विभाग द्वारा ध्यान देने की आवश्यकता है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार का ध्यान कुछ जरूरी मुद्दे पर आकर्षित करना चाहता हूँ। देश में रिटायर कर्मचारी की संख्या करोड़ों में। सरकार की और उन को दी गई राहत प्रदान नहीं की जाती है। सरकार पेंशन राशि पर इनकम टैक्स वसूल करती है। माननीय फाइनेंस मिनिस्टर ने 2023 के बजट में घोषणा में वरिष्ठ नागरिकों की बचत लिमिट को 1 लाख से 5 लाख रुपए से बढ़कर 30 लाख किया है, जिसका मैं अपनी पार्टी की तरफ से स्वागत करता हूं। परंतु इस बचत पर कमाए ब्याज पर जो टैक्स देना होता है उस पर कोई विचार नहीं किया गया है। पिछले बजट में 75 साल के ऊपर के वरिष्ठ नागरिक को ITR दाखिल करने पर एग्जेंट्स किया है, पर उनकी ब्याज में कई कमाई पर TDS कट नहीं लेगी। जब ITR भरने पर TDS कैसे वापसी मिलेगी? माननीय अध्यक्ष महोदय, 70 साल के आयु के बाद वरिष्ठ नागरिक मेडिकल बीमा के लिए पात्र नहीं है। इसमें सरकार ने ध्यान देने की आवश्यकता है। माननीय अध्यक्ष महोदय,
ये बजट गए 9 साल का कार्यकाल का माननीय मोदी जी के बजट का एक सर्वोत्तम बजट है। इसमें सभी लोगों पर ध्यान दिया है, जैसे कि गरीब हो, किसान हो, कर्मचारी हो, इस पर सरकार ने ध्यान दिया है। एक अच्छा और सराहना बजट पेश किया है। माननीय वित्त मंत्री, माननीय प्रधानमंत्री का मैं धन्यवाद करता हूँ। एक अच्छा बजट यहाँ पेश हुआ, उसका स्वागत भी करता हूँ। श्री महाबली सिंह जी। सभापति महोदय, केंद्रीय बजट 2023-24 जो सदन में चर्चा के लिए, सामान्य चर्चा के लिए लाया गया है, उस पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद। महोदय, जब भी सदन में बजट पर चर्चा होती है तो सत्ता पक्ष के लोग जो हैं बजट की सराहना करते हैं। हमेशा आजादी के 75 साल हो रहे हैं, इन 75 सालों में जो भी सरकार बजट बनाई, सभी सरकारें दलित, पिछड़े, अकलियत, किसान, मजदूर के हित में कह करके लोगों ने बजट बनाई। लेकिन सरकारें बदलती रही, बजट बनते रहे और बिगड़ते रहे, लेकिन इस देश के करोड़ों लोगों की तस्वीर आज तक नहीं बदली, आज तक नहीं बदली। आज भी करोड़ों लोग, आज भी करोड़ों लोग गंदे नाले और पेड़ों के नीचे जन्म लेते हैं और वहीं पर मर जाते हैं, वहीं पर आज भी मर जाते हैं। इसलिए महोदय, हमें इसके तरफ नहीं जाना है, लेकिन हमें सदन के माध्यम से सरकार को बताना चाहते हैं कि बड़ी अरमानों से बिहार की 13 करोड़ जनता ने आपको 2019 में 40 सीट में से 39 सीट एनडीए के खाते में डालने का काम किया था। लेकिन 40 सीट में से 39 सीटें 40 बहुत आशा, उम्मीद और अरमान के साथ इस बजट पर निगाहें रखी थी बिहार की जनता। उसको विश्वास था कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा इस बजट में जरूर प्रावधान किया जाएगा, क्योंकि यह मांग जब बिहार में गठबंधन हम लोगों के एनडीए की सरकार थी, बीजेपी और जेडीयू की जब सरकार थी, उस समय विधान परिषद से लेकर विधानसभा तक सब लोगों ने पारित करके भेजा था केंद्र को कि हमको बिहार की विशेष राज्य की दर्जा चाहिए। जब बिहार से झारखंड अलग हुआ था तो केंद्र सरकार ने उस समय वादा किया था कि बिहार को हम लोग विशेष पैकेज दे करके विकसित राज्यों को श्रेणी में लाने का काम करेंगे। न तो बिहार को विशेष राज्य का आप दर्जा दिए, न बिहार को कोई पैकेज दिए। झूठ नहीं, ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। आपने बिहार को कौन सा पैकेज इस बजट में दिया है? कहाँ है? जरा दिखा दीजिए, दिखा दीजिए कहाँ आपने विशेष पैकेज दिया है। न बिहार को विशेष पैकेज ही हुजूर दिए। सर यहाँ तक कि देखिए, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र का ये पवित्र मंदिर है। प्लीज, इस मंदिर में हम बता देना चाहते हैं कि यहां से जो भी घोषणाएं होती है जमीन पर उतरना चाहिए, जमीन पर उतरना चाहिए। 2000 बिहार के अंदर 2007 में तत्कालीन रेल मंत्री ने बिहटा औरंगाबाद रेलवे लाइन का शिलान्यास किया था। उस समय
3,500 की, आज 3,500 करोड़ की वो योजना हो गई। लेकिन शिलान्यास होने के बाद आज 14 साल बीत गए, आज तक वह बिहटा औरंगाबाद रेलवे लाइन का काम जमीन पर नहीं उतरा। अब बताइए महोदय कि हम लोग यहाँ सदन में चर्चा करते हैं, बिहार की जनता पटना से लेकर दिल्ली तक धरना, आंदोलन, प्रदर्शन करते आ रही, और वह 4 पार्लियामेंट का क्षेत्र था। सभी माननीय सदस्य जो आज बोल रहे हैं, हमारे राम कृपाल जी, इन्होंने भी कई बार रेलवे मंत्री से मिला, हम लोगों ने मिला। अब 13 साल से बताइए महाराज कि 4 पार्लियामेंट का वो क्षेत्र है, एक छोटा सा, आज रेलवे लाइन नहीं बन सका। डालमिया नगर 7 में, रोहतास के डालमिया नगर, डिहरी डालमिया नगर फैक्ट्री को 7 में उसका शिलान्यास हुआ था, तत्कालीन रेल मंत्री ने किया था, रेलवे वैगन बनाने के फैक्ट्री के लिए। अब बताइए 13-14 साल हो गया महाराज, 14 साल से विगत जो तत्कालीन आपके रेलवे मंत्री अभी थे पीयूष गोयल जी, उन्होंने सदन में वहीं से कहा था कि 2022 तक हम लोग हर हालत में डिहरी डालमिया नगर फैक्ट्री को, जनता के हाथों में रेलवे फैक्ट्री को हम लोग चालू करके देंगे। बताइए आज तक कुछ जमीन पर कहीं कुछ नहीं है। डिहरी से बंजारी रेलवे लाइन आज तक वो 7 में शिलान्यास हुआ, आज तक वो भी काम नहीं हुआ। आप खाली देखिए आश्वासन और झूठ के सहारा लेते हैं, झूठ से काम नहीं चलेगा। बिहार को बिना विकसित किए हुए आप देश को विकसित नहीं कर सकते। बिहार महात्मा बुद्ध की धरती, जहां से विश्व को संदेश देने का काम किया, वो महावीर की धरती है, और वैसे धरती को आप उपेक्षा करके, उसको अनदेखी करके, उसको अरमानों पर पानी फेर करके आप देश को विकसित राज्यों की श्रेणी में ले जाना चाहते हैं। ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है महोदय? एक बात हम कहना चाहेंगे महोदय कि हमारी जो केंद्र सरकार है, जो राष्ट्रपति महोदया ने जो भाषण दिया है, और उसने कहा है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, सबका विश्वास, और आपने कहा सबका प्रयास। हम मानते हैं, आप कैसे सबका साथ ले सकते हैं? आप सबका प्रयास कैसे ले सकते हैं? आज आप 75 सालों में अमृतसर महोत्सव हम लोग मना रहे हैं, अमृत का महोत्सव मना रहे हैं, और इस देश के जो बहुसंख्यक समाज है, वो आज भी अपमानों का जहर पी करके इस देश में जिंदा है। आप पूछ लो, अमृत को वोट से लगा लिए, आप अमर हो गए, लेकिन इस देश का बहुत बड़ा जो समाज है, आज 75 वर्षों में आजादी के, आज भी अपमान का जहर का घूंट पी करके जी रहा है। आप सबका प्रयास की बात करते हैं, सबको विश्वास लेने की बात करते हैं। ये कैसे विश्वास आपको मिल सकता है? कैसे मिल सकता है? सबका प्रयास कैसे आपके साथ हो सकता है? इसके लिए सभापति महोदय, हम सरकार से आग्रह करना चाहते हैं, देश के आजादी में इस देश के सारे लोगों ने अपनी कुर्बानी दिया है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे इस देश का दलित हो, चाहे महादलित हो, चाहे अगड़ा हो, चाहे पिछड़ा हो, सब लोगों ने इस देश की आजादी में कुर्बानी दिया है, और सब लोगों का ये अधिकार है इस देश के मिट्टी में, इस देश के हवा में,
इस देश के न्यायपालिका में, कार्यपालिका में, विधायिका में सब लोगों का अधिकार है। सब लोगों को जब तक आप प्रतिनिधित्व नहीं दीजिएगा तो कहिएगा कि सबका हमको प्रयास चाहिए, सबका विश्वास चाहिए। एक तरफ देश के अंदर कोई हेलीकॉप्टर से जाकर के शादी विवाह अपनी बहू बेटियों का करता है, और इस देश के अंदर दलित, आज भी दलित जो है घोड़ा पर चढ़कर अगर शादी करने जाता है तो उसको आप उतार देते हैं और कहते हैं कि सबका साथ चाहिए, सबका साथ चाहिए। ये कैसे हो सकता है? इसके लिए एक उपाय है सभापति महोदय, अगर हमारी केंद्र सरकार अगर चाहती है कि सबका प्लीज बैठ जाइए, अगर प्रयास आपका जब अवसर है तब बोलिएगा। तो एक ही उपाय है महोदय कि जो इस देश में सामाजिक जो व्यवस्था है यह गैर बराबरी व्यवस्था है, और यह व्यवस्था जैसे आरएसएस प्रमुख भागवत जी ने कहा कि इस देश में जाति कोई भगवान ने नहीं बनाई है, आदमी ने बनाया है। तो हम उन लोगों से कहना चाहते हैं कि अगर आप सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास चाहते हैं, इस देश को विश्व में सबसे महाशक्ति और विकसित राष्ट्र बनाना चाहते हैं, तो एक काम तो देखिए करना होगा। एक काम क्या करना होगा कि या तो जो लोग गैर बराबरी व्यवस्था के तहत जो लोग नीचे गिराए गए हैं जात पात के नाम पर, उन लोगों को आपको ऊपर उठाना होगा, और उनको ऊपर उठाने के लिए ऊपर उठाने के लिए न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और देश के सीमा में जितने रेजिमेंट हैं उसमें सब लोगों को भागीदारी देना होगा, सब लोगों को भागीदारी देना होगा, सब लोगों को भागीदारी देना होगा। अगर आप भागीदारी देना चाहते हैं तो उसके लिए एक काम और करना होगा। अब समाप्त कीजिए जी। अरे महोदय, हमारा 20 मिनट का टाइम है, और भी वक्ता है आपके दल के, 20 मिनट का समय है महोदय, आपके दल के और भी मान्य सदस्य हैं, इसलिए महोदय आपको सबको जब हिस्सेदारी देना होगा तब इस समाज में शांति व्यवस्था कायम होगी और सब लोगों के अंदर देश के प्रति ममता होगा। तो इसलिए उसके लिए एक काम करना है कि देश के अंदर आप जातीय जनगणना कराइए, देश के अंदर जातीय जनगणना कराइए। जब इस देश का जब जानवर की गिनती हो सकती है, इस देश में शेर, भालू, चीता, भेड़िया की गिनती हो सकती है, उसकी जनगणना हो सकती है, जानवरों की हो सकती है, तो तब मानव की जनगणना क्यों नहीं हो सकती है? और जब तक जनगणना नहीं होगा तब तक ये पता नहीं चलेगा सभापति महोदय कि कौन जाति की इस देश में कितनी संख्या है। और जब तक संख्या उनकी गिनती नहीं होगी तो उनको हिस्सेदारी और भागीदारी ये सरकार कैसे दे सकती है, कैसे दे सकती है? तो इसलिए जातीय जनगणना कराना जरूरी है, ताकि जब बात उठती है हक की, हिस्सेदारी की, इस देश में आरक्षण की बात उठती है तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि सरकार ने जातीय जनगणना नहीं कराई है कि कौन सी जाति की कितना आबादी है, तो हम उनको आरक्षण कैसे दे सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट कहती है कैसे दे सकते हैं? तो इसलिए ऐसा नहीं हो सकता। जब इस देश के अंदर जब अगर विकसित राष्ट्र बनाना चाहते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास
और सबका विश्वास जीतना चाहते हैं तो जातीय जनगणना कराइए धन्यवाद। और जो जितनी जातियां जिनकी आबादी है उस हिसाब से जी, उनको भागीदारी दीजिए, आदरणीय श्री तब भरतरी जाकर मेहताब के जी। एक विकसित राष्ट्र बन सकता है महोदय। इसलिए महोदय हम इस समान चर्चा पर एक बार सदन के माध्यम से सरकार से Thank you, Mr. Chairman, sir. जी जी, बैठिए बैठिए, हो गया आपका विषय, हो गया। प्लीज जी मेहताब साहब। Thank you, Mr. Chairman, sir. The budget, कुछ रिकॉर्ड में नहीं जा रहा है, budget is प्लीज not बैठ only जाइए, प्लीज बैठ जाइए। accountant's report, जी आदरणीय मेहताब which साहब। is basically reflects the plan and program of the country and of the nation. So when something is said that it is only an accountant's job, I don't believe in that type of comment. There have been umpteen reasons to be apprehensive in 2023, more so while waiting for the budget. US Federal Reserve's unbridled aggression, rising cost of funds, intensifying in Russia, and China's COVID crisis, to name a few. Yet in the backdrop of like this government has decided to go bold and big on capex and chosen consistency in a world characterized by randomness and volatility. The Prime Minister has outlined the period from 2022 to 2047 as the period of Amrit Kal. It is a vision to make India a developed country during this golden phase. To realize this, India needs to rapidly invest in social infrastructure. This investment would need to come from taxpayers' money and not borrowings. India's tax to GDP ratio is still below the critical mark of 15%. India's gross tax to GDP, which was 11% in financial year 2019, fell to 9.9% in financial year 20 and marginally improved to 10.2% in financial year 21-22. This is much lower when we compare ourselves with the emerging market economy, which is average of 21, and OECD, the average is 34%. Today, the country boasts more than 4.3 million crorepati's households, equivalent to 23 million consumers. They are spread all over the country. By 2047, if political and economic reforms have their desired effect, India has the potential to become the fastest growing economy in the world. This growth will not only make the Indian middle class the biggest income group in the country, but it will set to be major driver of economic, political, and social growth. Finance Minister's full-fledged budget before next year's general election can be commended on many counts. I mention only three. For staying the course on fiscal consolidation, changing the composition of government expenditure in favor of capital as against revenue spending, and third, welcome move relating to personal income taxation. In turbulent time like this, a good budget can only be said is just a good beginning. The turmoil in the global economy is likely to continue as the impact of higher interest rates shows up in weaker demand for consumption and investment. Geopolitical tensions continue to disrupt every supplies and trade. As the resilience of the domestic economy gets tested by global headwinds, deft
fiscal maneuvers is necessary like they were this year. Now coming to the basics, sir, there is need for some answers. PM Kisan allocation is 13.33% lower as compared to budgetary estimate of rupees 68,000 crores made in 22-23. The revised estimate of 22-23 was reduced to 60,000 crores, no doubt, but in 21-22, an actual expenditure was rupees 68,825 crore, which was incurred on the PM Kisan. The figure is there for all of us to see. Should we believe that people have moved from farming to some other avenues for better? Or should we believe that they have been pauperized and have become daily wage earner? On MGNREGA, this generated an all-time high, 389 crore person days of employment in 21-22. 363 crores in 21-22. Even this fiscal project is 290 to 300 person days will exceed the 265 crore plus generated in 29-20 and 2018 and 19. It is a demand-driven scheme. Whenever we make this point, always it is said it's a demand-driven. But here the figure shows how it has met. The budgeted amount this year is 60,000 crores. The question is, how realistic is the assessment? If the next southwest monsoon is normal and the non-farm economy timely recovers, MGNREGA may not require any additional funding. Till then, do we have to keep our fingers crossed? Coming to free food distribution scheme, and this is a scheme which we have all experienced, moderated income inequality in many states. Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana played a key role in keeping extreme poverty in the country at the lowest level. We didn't hear a single death because of hunger, because of this program. IMF report says extreme poverty was at the lowest level of 0.8% during the pandemic hit 2020. SBI study, State Bank of India study, has analyzed that several government transfer payments for the poor are adding rupees 75,000 to a household per annum. But I would like to draw the attention of the government to the design flaw, as ration records have not been updated since 2011 onwards. More than 40% of India's population is currently excluded from National Food Security Act. 40%. In many villages and slums, the most marginalized castes and communities are often without NFSA ration cards. However, states like Odisha, Tamil Nadu, Rajasthan, West Bengal and Chhattisgarh have either universalized or substantially expanded coverage with state cards. Sir, here I would like to remind the government about the Supreme Court judgment of last August, that is 2022, which had directed the Union government to expand National Food Security Act coverage. Nothing has happened till now. Nothing has happened. And the answer that comes from the government is, let the census be over. Despite Supreme Court's direction, based on population projection, at least 100 million beneficiaries, especially children born in the last decade, are missing from the ration list.
Where are they going to be? When are they going to be covered under NFSA? I come to another very important issue where Odisha has been affected to a very great extent. I'll first put the figure of the budget, where food subsidy in Food Corporation of India under National Food Security Act, the revised estimate of 22-23 was 2,14,596 crores. This budget is 1,37,207 crores. There is a drastic cut. On food subsidy for decentralized procurement of food grains, 72,283 crores, which has come down to 59,793 crores. The government may say, because we have withdrawn Pradhan Mantri Garib Kalyan Ann Yojana, there is no need to procure more. And here actually the catch lies. The catch is Odisha produces more than 72 million tons of paddy. And we purchase, FCI plus state government purchases the whole amount from the farmers because to help the farmers at the MSP rate. Very few people keep rice for their own consumption. Other than that, the rest is purchased. What will happen there? Now already Odisha government is purchasing, but union government is not purchasing any paddy at all. No rice. Earlier, rice was being moved through Kerala to Tamil Nadu and also to the northeast. Now that is also not being done. Why this type motherly attitude to Odisha? That is the question which I would like to put. With this curtailment of or minimizing the purchase, who are the states which are getting affected? Odisha is the major state which is getting affected. And I would like to say, FCI is not taking parboiled rice. Corporation is not making payments to Odisha, though that is due in there. Sir, this budget is of 45 lakh 397 crores, and which is an increase of 7.5%. That is laudable, as I had said earlier. But what is the position? The position is, as I would say, there is a structural problem with our budget. More than 40% goes for the interest, to cover the interest. 30% goes on salary. So are we correcting it to a certain extent? No, not much. We don't see any light from this budget. And I'm also reminded of another point, sir. You are aware, most of us are also aware. Are we at any point of time talking about Sahara India? 13 crore people had invested in that. What has happened? Doesn't government have any responsibility? We will say it is sub judice, Supreme Court is taking over, SBI is looking after it. But who is caring for these people, 13 crore people who had invested? Not a single reply is coming from the government. Sir, coming to health issue, I would just deal with investors are 13, large number of people are affected. Sir, in a speech, Finance Minister has announced budget for health, not including research, will be roughly 86,175 crores, and that is 615 rupees for every person if I calculate it as per our population. This is a 2.7% increase from the previous year and lower than the rate of inflation. In real terms, the health spending has declined. Vaccinating to a single child against all childhood illness in our country costs rupees 1,600. A day of hospitalization in the public hospital
is estimated 2,800 rupees. At a private hospital, it is more than 6,800 rupees. Rupee spending on health by the government gives more return than out-of-pocket or private spending by citizens. National Health Mission allocates less than 3%, that is 717 crores of rupees to non-communicable disease. For communicable disease, it is 3 times more, that is 2,178 crores. For reproductive and child health service, it is 9 times more, that is 6,273 crores. There is a need to rebalance, to pay attention to non-communicable diseases. On education, sir, share of education has fallen over the past 7 years, from 10.4% to 9.5%. This is stated in the state's in the economic survey. While expenditure on social service increased from 9,15,000 crores to 21,32,000 crores, the share of education has shrunk from 42.8% to 35.5% between 2015 and 2022. As a share of the GDP, the budgetary allocation for education saw a minimal gain, that is 0.1 percentage points, from 2.8% to 2.9% during this 7-year period. On taxation, sir, Finance Minister has made 5 announcements to reduce the tax burden. 4 pertain to the new regime. The last one is for exemption on leave encashment. But my question is the new tax regime attractive? Despite government's effort to simplify the tax system, the uptake of this regime is low due to the unavailability of common tax deductions and exemptions. Why should we have to run to the chartered accountant or a lawyer to understand how much tax I have to pay? Can't we make it simple? Even today, with this new tax regime, it is so cumbersome, it is difficult to understand. Very difficult to understand. Coming to the devolution of states, sir, the state share has never been close to 41%, though it has been announced by the Finance Commission, 15th Finance Commission. The state share has never been close to 41% due to cess and surcharge imposed by the Union government. Odisha government, our Chief Minister Naveen Patnaik has been repeatedly writing to the Prime Minister that you share some of this, but that is falling on deaf ears. It keeps major chunk of taxes, and what we have been asking, Odisha is facing natural disaster year after. Our only demand is that you allow, and this we have discussed, the state government also has discussed with the Niti Aayog, with the Prime Minister, that you make Odisha a special focus state. Time is exhausting. For at least 3 years, if a natural disaster hits Odisha, allow or declare it as a special focus state where 90:10, that is the center and state share, for 3 years only, so that we tide over the situation and come up forward. Sir, on railways, I will be failing on my duty if I don't mention 2-3 words, because the rail minister is a member of this house representing our state. We find a significant feature. It has set aside nearly a quarter of its total capex outlay of rupees 10 lakh crores. The budgetary support amounts to 2.4 lakh crores. The goal is to raise the share of rail freight traffic from 27%, road transport is 64%, to 45% by 2030. Freight earnings are 2.5 times the passenger earnings. It is possible to improve on both counts. It's not unachievable. It is possible. The railways must adapt to become a transporter of FMCG, automobiles, and other high-value products for which last mile connect is important. On the passenger side, upper-class travel should remain competitive vis-à-vis air and road travel. There is scope to raise
both traffic and freight revenues. Despite pensions, can we imagine? Pensions of railway is over 25% of the total operating expenses of the railways. The budget numbers indicate 30,000 crores of rupees has been set aside for doubling of tracks. This was only 9,000 crores in 21-22. 32,000 crores to be spent on new tracks, that is 50% increase in 2 years. 40,000 crores on the rolling stock, which was only 8,000 crore last year. 8,000 crores for electrification. These are big numbers, very big numbers. The obvious question is, from my state point of view, how much is actually percolating to the state of Odisha, which has been denied railway development for last so many years. The obvious question, of course, is whether railway have the capacity for absorption and implementation for this expanded capital. Capital investment in the railway is overdue, no doubt, but it needs financial reforms, administrative reforms, and greater independence. Before concluding, sir, I have a small demand, as my friend from Kendrapada has just now mentioned. The station is there, tickets are being sold, rail line is there, but it is not functioning. Passenger train should ply on that route. That is necessary. With these words, I conclude. Thank you. श्रीमती संगीता आजाद जी। धन्यवाद सभापति महोदय, जो आपने मुझे बजट 23-24 पर अपने विचार रखने का मौका दिया। मैं आपका और आपके साथ साथ अपनी पार्टी की मुखिया व राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। बजट 23-24 के लिए हमारी पार्टी की मुखिया ने कहा है कि देश में पहले भी इस तरह के बजट आते जाते रहे हैं। केंद्र सरकार के बजट जिसमें घोषणाओं, वादों, दावों और उम्मीदों की बरसात की जाती रही है, किंतु वे सब बेईमानी हो गए। जब भारत का मध्यम वर्ग महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी और कोविड के चलते लोअर मिडिल क्लास बन गया। यह बजट भी पिछले वित्तीय वर्षों से कुछ ज़्यादा अलग नहीं है। सरकारें अपने पिछले साल की कमियों को नहीं बताती हैं, उन कमियों के स्थान पर नए वादों की झड़ी लगा देती हैं। सच्चाई यह है कि 100 करोड़ से अधिक जनता का जीवन हमेशा ही दांव पर लगा रहता है, जैसे कि इसके पूर्व के बजट के अभिभाषणों में था। यह बजट भी मुंगेरी लाल के हसीन सपनों के बजट की तरह ही है। महोदय, बजट में हर वर्ग के लोगों को लुभाने की कोशिश की गई है। जहां 5 लाख का इनकम टैक्स स्लैब को बढ़ाकर 7 लाख कर दिया गया है, इसमें हर मध्यम परिवार को बहुत मदद मिलेगी। वहीं नई टैक्स रेजिम और पुरानी टैक्स रेजिम में लोगों के बीच असमंजस की स्थिति पैदा कर दी है कि किस टैक्स रेजिम में जनता को अधिक से अधिक फायदा होगा। महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय वित्त मंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि इस अपने अभिभाषण में इस टैक्स रेजिम को अवश्य स्पष्ट करें। मनरेगा जैसे महत्वपूर्ण योजना के बजट में 13,000 करोड़ की कटौती की गई है। हम सभी को ज्ञात है कि ग्रामीण अंचलों में मनरेगा के तहत कार्य करने वाले मजदूर अधिकांश अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग से आते हैं और इस योजना से संचालन से ग्रामीण में पलायन भी रुका है, साथ ही साथ रोजगार के सृजन भी प्राप्त हुए हैं। उत्तर प्रदेश में प्रधान संघ के सभी लोग आंदोलित हैं कि उनका समय से भुगतान नहीं हो पा रहा है और जो भी कर्मचारी ग्राम पंचायतों के लिए नियुक्त किए गए हैं, उनका वेतन भी वो अपने जेब से दे रहे हैं। महोदय, वित्तीय वर्ष 23-24 में सरकार द्वारा एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के विकास के लिए 3,943 करोड़ रुपए की वृद्धि की गई है। यह एक सराहनीय कदम है, लेकिन अनुसूचित जाति, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के छात्रों को भी इसी तरह के कोचिंग सेंटर और छात्रावासों की ज़रूरत है। खास तौर पे मेरे जनपद आजमगढ़ में, जहां कई एकड़ की सरकारी ज़मीन अब भी खाली पड़ी है। मेरी सरकार से मांग है कि आजमगढ़ जनपद एक मंडल है जहां अभी महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय संचालन में आया है, जिसके चलते कई जिलों के छात्र यहाँ पठन पाठन करने आते हैं। इन छात्रों के लिए भी इसी तरह के कोचिंग सेंटर और छात्रावास बनाए जाएं। महोदय, बजट में आकांक्षी जिले और ब्लॉक कार्यक्रम की सफलता को सरकार स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा,
कृषि, जल संसाधन, वित्तीय समावेशन तथा अन्य हेतु 500 ब्लॉकों का चयन करने के कार्यक्रम शुरू करने जा रही है। मैं चाहती हूं कि हमारे जनपद आजमगढ़ के समस्त ब्लॉकों को इस योजना में शामिल किया जाए। महोदय, आजमगढ़ में महाविकास की योजना की रूपरेखा अभी तक तैयार नहीं है, जिसके कारण से भूमि आवंटन नहीं हो पाया है। कौन सा ग्रीन लैंड है, कौन सी औद्योगिक भूमि है, कहाँ पार्क है, कहाँ क्रीड़ा स्थल है, कहाँ सरकारी ज़मीन है, कहाँ वनीकरण है, कहाँ सीवेज का प्लान है, इसका कोई मास्टर प्लान अभी तक तैयार नहीं है। एडीए ने वर्ष 2031 के लिए महायोजना का मास्टर प्लान बनाकर 2021 में शासन को भेजा है, लेकिन अभी तक इसकी स्वीकृति नहीं मिल पाई है। अमीर गरीब अपने आशियाने का सपना संजोए उस प्लान को लागू करने का इंतजार कर रहे हैं। औद्योगिक भूमि अलग नहीं होने के कारण कारपोरेट समूह और बड़े ब्रांड की कंपनियां जनपद में अपना रुख नहीं कर रही हैं, इसलिए यहाँ विकास और रोजगार पूरी तरह से ठप है। आजमगढ़ चारों तरफ से तमसा और घाघरा नदियों से घिरा हुआ है। हर साल बाढ़ से सैकड़ों गांवों में जान माल का नुकसान होता रहता है। मेरी सरकार से मांग है कि रिवर फ्रंट बनाकर नदियों पर बाढ़ का नियंत्रण कर सके। और अभी हाल में ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने गंगा नदी पर कमर्शियल क्रूज का उद्घाटन किया है। मैं चाहती हूं कि उसे मेरे जिले की नदियों से भी जोड़ा जाए, ताकि माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का सपना जो नदियों को नदियों से जोड़ने का था, उसे पूरा किया जा सके। आजमगढ़ को चारों तरफ से रिंग रोड के मास्टर प्लान बनाकर जोड़ा जाए और उसे मेरे संसदीय क्षेत्र लालगंज, फूलपुर, निजामबाद और बूढ़नपुर के तहसीलों से भी जोड़ा जाए। सर, हाईवे की बात करूं तो NH 233 पिछले 6 सालों से बनने को है, लेकिन आज तक उसका काम पूरा नहीं हुआ है। PMJSY की सड़कों की बात करूं तो सत्र खत्म होने को है, लेकिन सिर्फ 50% काम ही इस पर हो पाया है। सर, इन सरकारी योजनाओं पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए और इसको जल्द से जल्द पूरा कराना चाहिए। हर घर नल योजना जो सरकार ने अभी बात कही है, सिर्फ 30% अभी तक सर्वे हुआ है, बनने तो दूर की बात है। आजमगढ़ में डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, घरेलू औद्योगिक गलियारे की स्थापना की जाए। इन्वेस्टर्स समिट 2023 जो अभी हाल में ही उत्तर प्रदेश में चल रहा है, उसी में आजमगढ़ को भी शामिल किया जाए, ताकि आजमगढ़ में भी नए उद्योगों की स्थापना हो सके और जो जिले से पलायन होकर बड़े शहरों में भीड़ इकट्ठा हो रही है, उसे रोका जा सके। आजमगढ़ का मंदूरी एयरपोर्ट पूरी तरह से बन के तैयार है, उसे जल्द से जल्द संचालन में लाया जाए और एयरपोर्ट से तहबरपुर बाजार होते हुए निजामाबाद, फरिया बाजारों से मोहम्मदपुर, वाराणसी 4 लेन तक जोड़ा जाए। आजमगढ़ के इटौरा में महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय और चक्रपानपुर में मेडिकल कॉलेज होते हुए महनाजपुर वाया सिधौना तक पूरी सड़क को 4 लेन में तब्दील किया जाए, जिससे वाराणसी आजमगढ़ के लिए एक अन्य सीधा मार्ग बन जाए और ट्रैफिक बढ़ जाए, जिससे मेडिकल कॉलेज और विश्वविद्यालय जाने वालों की राह आसान हो जाएगी। वाराणसी, लालगंज, आजमगढ़, गोरखपुर की नई रेल लाइन का बजट 2022-23 में स्वीकृत किया गया है, लेकिन इसका काम काफ़ी धीमी गति से चल रहा है। इसमें तेजी लाई जाए और लालगंज में एक स्टेशन बनाया जाए, जिससे वहां के लोकल प्रोडक्ट, अनाज, फल, सब्जियों को आयात निर्यात में आसानी हो सके और एक वंदे भारत ट्रेन को मेरे जिले में भी चलाई जाए। आजमगढ़ में ब्लैक पॉटरी, काले मिट्टी का बर्तन का उद्योग और रेशम उद्योग, जिसमें मुबारकपुरी साड़ियाँ भी शामिल है, ऐसे छोटे उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए इनके बिजली के बिल को माफ़ किया जाए, इनको आधुनिक उपकरणों से लैस किया जाए और इनको GST से मुक्त किया जाए और छोटे व्यापारियों को व्यापारिक क्रेडिट कार्ड जैसी सुविधाएं भी प्रदान की जाए। आजमगढ़ में लाल सोना कहे जाने वाली लाल मिर्च की खेती होती है, लेकिन इसके भंडारण और निर्यात का प्रबंध नहीं होने के कारण किसानों को इसका मूल्य नहीं मिल पाता है। मेरी सरकार से मांग है कि मेरे संसदीय क्षेत्र में कोल्ड स्टोरेज की स्थापना की जाए। सनई की खेती पहले हमारे यहाँ होती थी, लेकिन अब यह मृतप्राय हो चुकी है। अगर किसानों